प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ आनंद राज अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत-बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। आनंद सर, हम्म, आपसे हमारी जब थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है और आप जी। चूँकि सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से बहुत पहले से देख रहे हैं, फेसबुक के समय से भी देख रहे हैं हम्म, और वहाँ तो मैंने भी देखा कि आप लोग लिखते थे। बहुत पूरी एक मतलब देयर वाज़ अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ पीपल जो हम्म, अलग-अलग विषयों पर हमेशा अपनी बात लिखते थे, अलग फ्लेवर में, अलग भाषा में। हम्म, और आप लोगों ने ऑब्जर्व भी बहुत किया है सोशल मीडिया पे लोगों की रिएक्शंस को और लोगों को फर्स्ट हैंड उनके विचारों को देखा है, जाना है, समझा है। मेरा ये कहना है सर, अब सारा का सारा सोशल मीडिया जो है मुख्य रूप से यूट्यूब पर और इस प्रकार के ट्विटर पर और इस तरह से आ गया है। वो फेसबुक का लेखन मुझे लगता नहीं शायद अभी कितना प्रचलित में है। नहीं, पर इतना काम नहीं कर रहा है। हाँ, वो फेसबुक ने की अपनी एल्गोरिदम की प्रॉब्लम है। पर हमारा विषय दूसरा है आज की डेट में कि हम्म, 4 जून के रिजल्ट्स ने हम्म, 2014 से जब से मोदी जी आए थे, तो हम्म, एटलीस्ट नेतृत्व की क्लैरिटी थी और फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद बहुत लोग मुख्यमंत्री बने राज्य सरकारों में और मोदी जी के जो कार्य थे फिर वो 2019 में एकदम और सॉलिडली मतलब बहुत कायदे से एस्टेब्लिश हुए। फिर ये हो रहा था कि अब बात इससे आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। पर एक झटका हम्म, लगा 4 जून को। पर 4 हम्म, जून से पहले बहुत लोग थे, ऑफ कोर्स उनकी अपनी एनालिसिस थी, हम लोग की भी थी और वो गलत साबित हुई। वो रिजल्ट्स नहीं आए जो सोचे जा रहे थे, समझे जा रहे थे। रिजल्ट्स कुछ और आए। हम्म, और किसी को मुद्दों का अता-पता नहीं था, तो अचानक से सबको 4 जून को लगा कि अरे ये मुद्दा हो सकता है, वो मुद्दा हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है, वो रीज़न हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि जो भ्रम या जो जानकारी की कमी या जो एक सिंगल माइंडेडनेस था या लैक ऑफ टू रियली नो कि व्हाट हैपेंड, ठीक है, आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं, पर एक्चुअल जो सत्य है शायद वो भी जो है, बहुत सारी बातों में बह जा रहा है। हम्म, पर एक अभी मैं पिछले 1 डेढ़ महीने में और भी देख रहा हूँ कि और आपने भी शायद देखा, आपने भी बताया हमें कि people are talking anything these days हम्म, and they are not understanding कि what is going to be the impact of this। हाँ। और ये भ्रम की स्थिति भाजपा समर्थकों में, राष्ट्रीय व राष्ट्रवादियों में बहुत ज्यादा है। अभी एक हम्म, बहुत बड़ा केस इधर योगी जी का और केशव मौर्य जी का, ये सब भी हुआ। तो हाँ, अब हम अ, अपनी ही तरफ की बात जो है पब्लिक में कर रहे हैं, घर के अंदर की बातें, और हम्म, विपक्ष ये काम बिल्कुल नहीं करता है। हम्म, तो आप ये कह रहे थे सर कि हम क्या जाने अनजाने में विपक्ष के नैरेटिव को हवा दे रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी मैं लेट मी नाउ टेक ओवर। मैं बताता हूँ आपको कब मेरी बात कहाँ खत्म होगी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये इसमें मैं एक बात बहुत क्लियरली देख रहा हूँ कि अपने लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि कहाँ मार खाए और ज्ञानी दिखने के लिए कुछ भी बोले जा रहे। जो उनकी अपनी छवि है उसे बरकरार रखने के लिए, उसके ज्ञानी दिखने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आता। कम से कम उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि वी आर इन अ वॉर। तो जब हम युद्ध में है तो गुप्तता सबसे बड़ी बात होती है। और इन सब का क्या लगता है कि हाँ ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं, लेकिन उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसर्स रहे हैं, दे आर नॉट बीन द बीजेपी कोर स्ट्रेटेजिस्ट। बीजेपी का कोर स्ट्रेटेजिस्ट मैं भी नहीं हूं, मैं भी वही कि छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर ही रहा हूं। लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि चूंकि मैं कोर स्ट्रेटेजिस्ट नहीं हूं, कम से कम मैं खुद को ज्ञानी दिखाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो बीजेपी के अल्टीमेट एम को धक्का पहुंचे। और यहां एक मजे की बात आपको बताता हूं, मैं बीजेपी का मतलब मैं मोदी भक्त भी नहीं हूं या बीजेपी समर्थक भी नहीं। मैं बीजेपी का रणनीतिक समर्थक हूं। आई एम अ स्ट्रेटेजिक सपोर्टर ऑफ बीजेपी। क्योंकि फिलहाल हाल के वक्त में मुझे बीजेपी के सिवा कोई भी ऐसा पक्ष नहीं दिखता जो हिंदुओं का शत्रु ना हो। मैं यहां यह भी नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी हिंदुओं का पक्ष है, नहीं, लेकिन कम से कम वो हिंदुओं का शत्रु नहीं है।
जब तक देखिए, जब तक हिंदू खुलकर खुद को हिंदू घोषित करने न कर दे, ताल ठोक कर ये ना बता दे कि भाई हम हिंदू है और हमें ये काम होने चाहिए, तभी वोट मिलेंगे, नहीं तो हम एक दूसरा ये बनाएंगे। जब तक वो अभी हिंदू क्या कर रहे हैं मालूम है? अभी वो कर रहे हैं, बोलते हैं कि भाई हम दबाव की राजनीति करेंगे, हम बीजेपी पे दबाव डालेंगे। इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। क्योंकि जब आप दबाव डालेंगे, आपको लगता है कि आपका काम हो जाएगा, नहीं, आप केवल बीजेपी को हरा देते हो। पार्लियामेंट में हर चीज के लिए आपको नंबर्स चाहिए। आप अगर खुद की कॉलर टाइट करते हो कि हमने झटका दिया, नहीं भाई, आपने धोखा खाया, कोई झटका बिटका नहीं दिया। ठीक है? क्योंकि क्या है, मोदी शाह, कम से कम मोदी जी तो खुद के लिए कोई राजनीति नहीं करते। अमित शाह जी को मैं मोदी जी जितना सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, लेकिन मोदी जी देश के लिए राजनीति कर रहे हैं और बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। तो अच्छी का मतलब मैं मॉरल वेरल वो ग्राउंड्स पे नहीं जाता। पॉलिटिक्स इज डिवॉइड ऑफ मॉरल्स एंड एनीथिंग। पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर। ठीक है? तो वहां मैं नैतिकता वगैरह ये सब भ्रम में, शब्द भ्रम में मैं नहीं पड़ता। तो क्लियर कट बात है कि बीजेपी को लोकसभा में अपनी वोट, अपने मत या अपने प्रस्ताव पास कराने के लिए नंबर्स चाहिए। और जहां आप झटका देने की सोचते हो, वहां आप विपक्ष के चाल में फंसते हो। एक्चुअली आप उनका काम आसान करते हो। जो भी आपको कहता है कि हम दबाव की राजनीति करेंगे, हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे, इसे और इस बात को मानना, इससे बड़ी आत्मघाती चीज दूसरी नहीं होती। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ यूट्यूब पे कई लोग जो है, जो बोलने लगे तो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर हो गए, उनके बोलने की शैली अच्छी है वगैरह वगैरह, सब ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन जब वो लोग मानने लगते हैं कि बीजेपी उनके कहने पर चलेगी, या वो बीजेपी के यश में उनका भी हिस्सा है, तो वो बीजेपी के समर्थक होने के नाते और बीजेपी के लिए उन्होंने दो बातें बोली, तो बीजेपी उनके सलाह से चलती है। ठीक है? भ्रम ये होता है, अगर आप सिंक में है, बाय कोइंसिडेंस अगर आप बीजेपी के स्ट्रेटेजी से सिंक में है, तो हो सकता है कि आपने जो बात बोली वो बात बीजेपी ने की। लेकिन उससे लिए ये कहना कि भाई ये हमारे कहने का इम्पैक्ट है, तो भाई जरा, और जो फिर कोई आपकी डिमांड हो जाती है, या आप बोलते हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आप आचार्य पद पर आरूढ़ हो जाते हैं। और जब आपको ये नहीं लगता कि भाई बीजेपी, आप मतलब आपके कहने से कुछ हो नहीं रहा है, तो आप निगेटिव बातें करना शुरू कर देते हैं कि बीजेपी नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। होता क्या है, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, कुछ लोगों को प्राइवेट में कह भी चुका हूँ, कि आप चुनाव के दिन बीजेपी को वोट देकर आएंगे, लेकिन जिन लोगों को आपके बातों से, जिन लोगों को आपने दूर किया है, वो नहीं आएंगे, तो बीजेपी का कैंडिडेट नहीं आएगा। बीजेपी का कैंडिडेट जीत कर नहीं आएगा, तो लोकसभा में बीजेपी के पास संख्या बल नहीं होगा, और संख्या बल नहीं होगा तो बीजेपी अगर सत्ता से बाहर जाएगी, तो फिर आपकी गति कुत्ते से बदतर होगी, गली के कुत्ते से बदतर होगी। कम से कम इतना तो समझा करो भाई। प्योर पॉलिटिकल बात कह रहा हूं। तो और मैं एक बात देखिए, एक बात मैं बहुत साफ साफ समझता हूँ, ये लोग जो कहते हैं ना, पहले तो कहते थे 2 साल कम नहीं होते, मतलब ये कम नहीं होते, हर साल उनका एक एक आंकड़ा बढ़ते जाता है, ये कम नहीं होते, ये कम नहीं होते। मैं तो कहता हूँ 5 पीढ़ियां कम, 5 पीढ़ियां भी कम है। अब मैं 5 ही पीढ़ियां इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक युग में, डिजिटल युग में संदेश वहन जो है वो फटाफट होता है। नहीं तो हमारे शत्रुओं ने 1350 साल लगाए हैं हमें इस स्थिति में लाने के लिए, और मैं गिनवा रहा हूं आपको 1350 साल। 1000 साल हरियलों के, 250 साल ईसाइयों के, अंग्रेजों के, ओके, आई मीन 200 साल अंग्रेजों के, सॉरी 250 साल अंग्रेजी के, और 100 साल वामपंथियों के, जिनको हम कांग्रेसी कहते हैं। तो 1350 साल का हिसाब दे दिया मैंने आपको। और ये सब, जैसे सजाएं कुछ कंकरेंट भोगनी होती है ना, वैसे ये सब हमने कंकरेंटली भोगा है। इस्लाम भले सत्ता से बाहर हो गया, लेकिन उसका हम पर जो जुल्म था, जहां कर सके वो करते रहे।
अंग्रेज सत्ता से विद्रोह वगैरह, उसके लिए अंग्रेज भी हमसे बुरा सलूक ही करते रहे। अगर यहाँ कुछ सुधार वगैरह किए तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए जो उनके लिए बेनिफिशियल थे। हमारे लिए तो ठीक है, बेनिफिट वाज एडिशनल, मतलब क्या कहे, कोलैटरल बेनिफिट था। कोलैटरल डैमेज होता है, वैसा हमारा बेनिफिट कोलैटरल, आनुषंगिक फायदा था, आनुषंगिक लाभ। तो और वामपंथी क्या है? वामपंथियों तो मतलब रीढ़ में जेली भरने का काम किया किसने है? तो वामपंथियों ने किया। समाज का बधियाकरण अगर कौन करता है तो वामपंथी करता है, क्योंकि वामपंथी जो है वो बेसिकली एक कंट्रोल फ्रीक आदमी होता है, नियंत्रणवादी। इस पर कभी नियंत्रणवाद जो है, कंट्रोल फ्रीक जो है, इस पर कभी आपसे अलग से एपिसोड करूंगा, बहुत बड़ा विषय। ये नियंत्रणवाद होता है, वामपंथी में होता है ये वाद, ये नियंत्रणवाद इस्लाम में भी होता है। वैसे नियंत्रणवाद हर समाज में होता है, कोई भी समाज उससे अछूता नहीं होता। लेकिन हिंदुओं में क्या है, हम नियंत्रणवाद को बोलते जा भाई तू ठीक है, तेरे अपने घर रह। वैसे हमारे हर किसी के घर में, हमारे अपने अपने फैमिलीज में भी नियंत्रणवादियों की कमी नहीं होती, जो कुछ ना कुछ आपको डोमिनेट करना चाहते, कुछ ना कुछ डिक्टेट करना चाहते, कुछ ना कुछ डिक्टेट करना चाहते हैं आपको। ठीक है, नहीं, परिवार एक वाले मिनट, का तो एक मिनट। परिवार वाले जी। मतलब क्या? मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे भी परिवार वाले होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। अरे ये कर, अरे तू ये बोल देते, ये कर ले, आपने नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तूने ये नहीं किया, मैंने बोला था, भाई मैंने आपने बोला था, मैंने सुना था, माना नहीं। बोला, मैंने ये नहीं कहा था कि भाई बड़ों की बात नहीं मानता, भाई मैं अपने माँ बाप की बात मानता, मेरा पालन पोषण वो करते हैं, मैं उनके घर में रहता हूँ। आपसे आपसे मेरा ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मैं आपकी बात मानूं। समझे? तो ऐसे लोगों को हम तो बिल्कुल इस पे बिठाकर छोड़ देते हैं, दक्षिण लगाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उनके यहाँ वो बात नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई पुजारी वगैरह जो है वो कुछ ऐसे ही कुछ बातें करें, हम उनको भी ज्यादा भाव नहीं देते। हरिजनों की बात ही मजाल है, मुल्ला बोले और वो ना करे। तो उनके यहाँ नियंत्रणवाद जो है वो लेजिटिमाइज्ड है, सैंक्टिफाइड है। और वामपंथी में भी वही है, सीनियर कॉमरेड बोले वो तो करना ही है। तो जहां नियंत्रणवाद को हवा मिलती है, तो नियंत्रणवाद शब्द जो लिखा जाए तो यूं कहिए कि नियंत्रणवाद अगर लिखे, नियंत्रणवाद, तो नी का जो बड़ी ई है, ठीक है, वो उसमें आप या तो टोपी दिखा दो या मस्जिद की घुमटी दिखा दो, नी हो गया वहां पे। ठीक है, और वाद का द है वहां, आप हंसिया हथौड़ा दिखा दो, नियंत्रणवाद हो जाएगा। उससे क्या है कि आदमी को पपेट जैसा वो कंट्रोल करते, नचाते हैं आदमी को कठपुतली जैसा, उनमें मजा आता है। हालांकि उनके पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिनको वो नचाते हैं उनका कुछ भला करे, उनको कुछ अच्छे से मार्गदर्शन करे, ऐसी उनके पास कोई योजना नहीं होती। वो बस अपने बड़े होने का या जो भी अपना हवा होने का होता है। तो खैर बात इस पे आती है कि हमारे ये जो यूट्यूबर्स वगैरह है, या ये जो तथाकथित विश्लेषक वगैरह वगैरह जो भी है, ये जो थियरियां गढ़ने लगे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि आप जो थियरीज गढ़ने लगे हैं उससे अब सबसे पहले एक बात नक्की कर लीजिए कि बीजेपी सत्ता में रहने से आपका फायदा है या जाने से, और सत्ता में रहने से फायदा है या उससे ज्यादा बीजेपी सत्ता से बाहर होने से आपका नुकसान है। इससे तो मतलब बीजेपी सत्ता में रहने के आपका अगर फायदा नहीं है तो बीजेपी सत्ता से बाहर जाने से आपका नुकसान जरूर है। ये बात पत्थर की लकीर। सर एक छोटा सा मैं सवाल। अक्सर, एक सेकंड, मैं अक्सर एक जोक कई बार रिपीट करते रहता हूं कि एक कॉमरेड, मतलब कोल्ड वॉर के दिनों में एक कॉमरेड और एक अमेरिकन पेरिस में मिले, इंसिडेंट है, कोई इंसिडेंट, बिल्कुल संजोग से। तो अमेरिकन जो था वो रशियन को बोलता है, तुम्हारे यहाँ तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र है ही नहीं, कुछ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे देश में देखो, मैं तो व्हाइट हाउस के सामने खड़ा रहकर प्रेसिडेंट को गाली दे सकता,
अमेरिकन प्रेसिडेंट को गाली दे सकता हूँ। क्वेश्चन बोला उसमें बड़ी क्या बात है? हमारे यहाँ भी है ऐसी स्वतंत्रता। अच्छा, क्या है? तो मैं मॉस्को आकर क्रेमलिन के सामने खड़े रहकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को उतनी जोर से गाली दे सकता हूँ। तो इन यूट्यूबर्स वगैरह इनको सबको इस बात ये जोक है, लेकिन इसमें जो गंभीर बात जो है वो उनको समझनी चाहिए कि आप मोदी को गाली मोदी के राज में ही दे सकते हो, सिंपल। या बीजेपी को गाली आप बीजेपी के राज में ही दे सकते हो। नहीं तो बीजेपी को गाली आप देते रहिए, लेकिन कांग्रेस की सत्ता आएगी तो कांग्रेस की आप आलोचना नहीं कर पाओगे। क्या बंगाल में रहकर कोई ममता के बारे में कुछ भी बोल सकता है? नहीं। अरे वो एक कार्टून पे जेल भिजवा देती हैं। अरे वो तो छोड़िए, वहां बेशर्मी से आपको मतलब आपकी भद्द पिटवानी पड़ती है जब वो स्टेज पर रह के क्या क्या छी बच्चों वाला गीत गाती है तो उसके सुर में सुर मिलाना पड़ता है। आप वहां से हट भी नहीं सकते, ये आपकी ये है। तो मैं एक सवाल पूछना नहीं, चाह एक रहा था एक सर। एक, एक मिनट। जी। तो ये सभी इंटेलेक्चुअल्स को इस बात का समझ होनी चाहिए कि आपका सभी इन्फ्लुएंस, आपकी सभी यूट्यूबर, जो भी आपका प्रेस्टीज वगैरह है, धरा रह जाएगा अगर आप अपनी बातों से मतलब अभी क्या बोल रहे हैं मालूम है? बोलते हैं कि भाई देखिए इसमें ये आरएसएस बीजेपी का ये हुआ था और अभी इनको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। नहीं तो क्या है कि कांग्रेस का अभी जो सोशल मीडिया में नैरेटिव चल रहा है तो उससे दे आर गेनिंग ग्राउंड। राहुल की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसका औद्धत्य भी जो मतलब ढिठाई भी जो है, बदतमीजी भी जो है, वो भी युवाओं को अच्छी लग रही है। भाई आप कह क्या रहे हो? आप क्या चाहते हो कि उसकी बदतमीजी जो है, मतलब उसकी बदतमीजी का अनुकरण आपका परिचित कोई आपसे करे, ये आप चाहते हो? वो तो हो जाएगा। आप अगर उसको पावर में लाने के लिए आपका योगदान ये रहा तो कम से कम आप ये सोचिए कि अगर एक लड़ाई आप ढंग से जीते नहीं हो तो अगली लड़ाई कन्विंसिंगली जीतने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेटेजाइज फॉर वॉर। अब आपको अगर इनको क्या होता है मालूम है? इनको सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र प्रज्ञ है वगैरह वगैरह, इनको ये मुगालता है। तो ये इसके लिए बीजेपी से अलाइन भी नहीं होते। हालांकि अगर बीजेपी कोई कहे कोई इवेंट कर दे जहां किसको सम्मान मिले, बढ़ चढ़ के अपना नाम दर्ज करेंगे। अब सम्मान नहीं मिला तो बाद में बीजेपी की हजामत भी करेंगे। जी। तो सोचना चाहिए युद्ध क्या है और ये युद्ध में क्यों है। ये मत सोचिए कि आप युद्ध में कौन है। अनुशासित सैनिक बनकर चलिए, कम से कम अपनी साइड का नुकसान मत करिए। इस तरह की जब आप नैरेटिव बताते हो ना कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, अल्टीमेटली इससे और इसमें कई धूर्त ऐसे लोग हैं जो उसमें से एक संदेश देते हैं कि बीजेपी अगली बार हारने वाली है। आप साइड बदल लो, पाला बदल लो अभी से। ये बीच में संदेश छोड़ने वालों की कमी नहीं है, बिल्कुल सफाई से, मतलब ऐसे सफाई से वो बात छोड़ देते हैं। इनफैक्ट इफ यू वैल्यू योर फ्रीडम, देखिए यहां आपको क्या मिलेगा? द ओनली थिंग आई एम फाइटिंग फॉर इज माई फ्रीडम। मुझे बीजेपी से कोई एक फूटी कौड़ी की अपेक्षा नहीं है। हालांकि मैं ये बात जानता हूं कि कई लोगों से ज्यादा सोशल मीडिया पे कई सालों से हिंदुत्व के लिए वगैरह मेरा योगदान काफी रहा है। नहीं, और नो डाउट। कई लोगों से मैंने कई योजनाएं भी डिस्कस की है। हालांकि उनकी योग्यता नहीं थी कि वो उन योजनाओं को आगे ले जा सके। तो ये जो सभी आत्मा महिमा मंडन करने वाले जो लोग हैं वो काफी पीछे हैं। लेकिन जहां इनको इग्नोर किया जाता है वो तुरंत उछल जाते हैं कि हमने बीजेपी के लिए ये किया वो किया ये किया। मैं कहीं ठीक है भाई, जैसा हूं ठीक हूं, आपके जिंदगी के उतार पे हूं।
अपेक्षा क्या रखूंगा? कुछ नहीं, जो किया उतना किया, संतुष्ट हूँ। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे अपेक्षा है कि मैं हिंदू बन के जिया हूँ, हिंदू रह के जिया हूँ, हिंदू रह के प्राउडली मरूं, और मेरे वंशज भी हिंदू प्राउडली हिंदू बन के जिए। अब मेरे वंशज जिएंगे तो सभी जिएंगे। मेरी लड़ाई उसके लिए है। बीजेपी इज इंसिडेंटल, और मोदी जी सही जो है बात है। वो मोदी जी जो है वो तो ट्रांजिशनल है। मोस्ट प्रोबेबली 29 में मोदी जी चुनाव में तो नहीं रहेंगे, इन ऑल प्रोबेबिलिटी। 29 आएगा, 30 29 आएगा, आएगा, 31 आएगा, 29 आएगा। 32 आएगा, सब आएगा। तो उसके लिए सोचिए ना। मुझे एक उदाहरण याद आता है सर आप ही की बात से। राहुल रोशन जो है ऑप इंडिया के संस्थापक हैं, हाँ, फाउंडर, और उन्होंने किताब लिखी संगी हु नेवर वेंट टू अ शाखा। इट्स अ नाइस बुक, इट्स अमेजिंग बुक, वन शुड रीड। तो उसमें एक उन्होंने इंसिडेंट मेंशन किया कि ये वो इसी को एड्रेस कर रहे थे, और एक्चुअली ये वीडियो में भी उन्होंने ये बात कही थी कि किसी ने उन्होंने कहा कि ये जो हम पलट के बीजेपी की ही क्रिटिसिज्म, जो हम एडिशनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो आपने डिट्टो जो बात कही उसको उन्होंने एड्रेस किया। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल दिया कि कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा पर जा रही थी, बहुत तेजी से जा रही थी, पर उतनी तेजी से नहीं जा रही थी जितनी सोनिया गांधी के एनएससी वाले चाहते थे। हर्ष मंदर, योगेंद्र यादव, दिस दैट, बहुत सारे, मेधा पाटेकर। तो इन लोगों ने क्या किया कि फास्ट फॉरवर्ड लेफ्ट एक्सट्रीम पर जाने के लिए इन्होंने 11-12 में कांग्रेस का ही क्रिटिसिज्म शुरू किया, और आम आदमी पार्टी बना के इनको लगा कि वी कैन टेक द अच्छा, एंटायर नैरेटिव टू एक्सट्रीम लेफ्ट। समझा। मतलब बट हम कांग्रेस को कॉर्नर करके कुछ करने के लिए मजबूर कर देंगे, हाँ, ऐसा? उन्होंने उसी का क्रिटिसिज्म किया। थे वो अंदरूनी, योगेंद्र यादव तो एनएससी का मेंबर था ना, लेकिन केजरीवाल के लिए उतर के जो है उसने अब कांग्रेस का क्रिटिसिज्म ये कर रहे थे कि भाई जो जो कि वैलिड था, क्रिटिसिज्म तो वैलिड था, पर वो कर किसी और कारण से रहे थे, अपने कारणों से रहे थे कि भ्रष्टाचारी है, ये है, वो है, ऑफ कोर्स एनीथिंग। तो उनको लगा कि ये कांग्रेस को साइड करके खुद सामने आने का और एक्सट्रीम लेफ्ट पर जाने का समय आ गया है, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको लग रहा था देश सेकुलर हो चुका है। 26/11 का हमले का भी जवाब नहीं दिया है, तो इन लोग अब सो चुके हैं, ठीक है, फाइन। बट हुआ क्या, अपना नुकसान करा लिया उन्होंने, और मोदी जी सत्ता में आ गए, और जहां जिस पूरे सेकुलरिज्म की 10 साल में धज्जियां उड़ गई, अभी उड़ ही रही है सड़क पे, जो ये ओके, योगी जी एनीवे, ने जो एक सर मैं मिनट, इसमें दूसरी बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि जब आप एडिशनल बहुत एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म अपनी ही पार्टी का करते हैं, तो आप उसको कुछ सिखा नहीं रहे, समझा नहीं रहे, जो आपने एग्जैक्ट बात कही, आप उसका नुकसान कर रहे हो। क्रिटिसिज्म एज इन वैलिड क्रिटिसिज्म ठीक है, आपकी आपका अपना एक मंच बनाइए, ज्ञापन दीजिए, जो मर्जी करना हो करिए, पर आप जनता को ये क्लैरिटी दीजिए कि सत्ता या समाज या उसका असल ध्येय क्या है, मैं अभी अपना और वह टाइम ध्येय खत्म हो, किस एक मिनट, किस अपना किस टाइम। फ्रेमवर्क में हाँ, मतलब सुरक्षित मैं रहेगा। उसी, हाँ, जी तो सर, मैं एक मिनट, तो मैं उसी में जा रहा हूँ। जी, देखिए, बस इतनी बात। हाँ, बात क्या है कि मोदी जी ने अपने कार्यकाल में क्या किया? उन्होंने विकास की बात, उन्होंने इतना कुछ विकास किया, डिफेंस, सुरक्षा वगैरह सब चीजें की। ये सभी चीजें स्वतंत्रता की शुरुआत से मौजूद थी। अब ये नेवल डिफेंस वगैरह, नेवल डिफेंस बेस, नेवल आउटरीच वगैरह, ये सब जो कर रहे हैं, ये सभी चीजें तो 1947 से मौजूद थी। मतलब उससे पहले से अस्तित्व में थी, लेकिन हमारे लिए 1947 से थी। कांग्रेस ये क्यों नहीं कर पाई? हर बात जो मोदी जी कर रहे हैं ना, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस काल से ही मौजूद था। अब ये डायरेक्ट ट्रांसफर जो है, अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर जो है, इसके लिए क्या मोदी जी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया? इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस के काल में मौजूद था, बराबर है ना? एडिशनल स्टाफ लिया, ना एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कोई अतिरिक्त बोझ कुछ भी नहीं डाला, लेकिन ये सबके जनधन अकाउंट्स वगैरह ये सब कर दिया, और लोगों को लाभार्थियों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर का फैसिलिटी कर दिया।
अब एक बात बताता हूँ, कम से कम ऐसे जनधन लाभार्थी वाले ये बात समझ ले, कांग्रेस अगर आएगी ना तो क्या करेगी, ये अकाउंट में ट्रांसफर रखेगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए ऐसे कुछ संशोधन लाएगी कि ये प्रमाणित कर दो, वो प्रमाणित कर दो, ताकि आपको फिर से एड़ियां रगड़नी पड़े बाबुओं के पास। और एड़ियां रगड़नी पड़ती है तो आपको वो जो पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्टली आने वाले थे वो आने से रहे। ये जनता का पुराना अनुभव। कम से कम इस बात से जनता कुछ सबक ले कि ये जनधन अकाउंट्स की योजना, मतलब ये योजनाएं कांग्रेस ला सकती थी, खटाखट पहले भी हो सकता था। सर वो तो मनरेगा के रूप में पैसा बांट रही थी, लेकिन कितना भ्रष्टाचार था, हाँ, मैं वही तो बात कितना। कर रहा हूँ। तो ये मतलब ये जो बात है ना, इसको कहिए कि ये डायरेक्ट ट्रांसफर का जो है वो मनरेगा का धनरेगा कर देंगे। अरे सर, उनके लिए कितना मुश्किल होगा कि वो किसी अपने मीडिया हाउस के, बहुत सारे दिल्ली में मीडिया वाले कांग्रेसी ही हैं, दिल से भी और विचार से भी और नहीं नहीं, शक्ल सूरत से भी, नहीं नहीं, कांग्रेसी वगैरह कुछ नहीं है, उसी उनको देखिए। इकोसिस्टम के पार्ट है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ओके। मैं कह रहा हूँ उनके लिए बड़ा आसान हो गया कहना कि भाई मोदी जी की डीबीटी में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, नैरेटिव बन हाँ। जाएगा। अरे फिर कई उसमें लोग, जरा मैंने सा संशोधन। मैंने पर उस दिन मैंने किसी को कहते सुना कि उनको बीजेपी के मतलब लोगों ने आकर बोला कि तुम्हारे इसमें पैसे आते हैं, उसमें से हमको इतना इतना हिस्सा दो, नहीं तो तुम्हारे लिए जीना मुश्किल कर देंगे। हम्म। अब वो तो भाजपा के भी कार्यकर्ते हैं। भाई भाजपा वालों को, ऐसे बोलने वालों को ढूंढ के कहना चाहिए, उन पर केस करनी चाहिए कि भाई भाजपा का कार्यकर्ता कोई अगर है, नाम सबूत के साथ जाहिर करो, हम नहीं डरते। सर वो तो आम आदमी पार्टी वाले कभी भी बोल देते हैं कि भाजपा ने इतने करोड़ ऑफर कर दिए, उनसे कहा जाता है अरे भैया सबूत तो दो, नहीं तो जा रहे कोर्ट में, तो वो कोर्ट में हाँ जाके माफी मांग लेते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसे फर्जी लोगों को बातें ना, घुमाने देखिए, में। ऐसी बातें जो है ना माफी मांगने पे छोड़ना नहीं चाहिए, हम्म। उनको कम से कम जलील करना चाहिए। सर। कि इस आदमी ने, मतलब उस बात का रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि इसने माफी मांगी है। जी। उस आदमी को अपमानित करना चाहिए कि तूने ये किया था, वो किया था, क्या कहें, हमारा नाम खराब करने के लिए, तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो केजरीवाल 3 लोगों से माफी, 3-4 लोगों से ज्यादा से माफी मांग चुका है, नितिन गडकरी से, केजरीवाल अरुण को जेटली जी से, केजरीवाल को ना असल वो में ऐसे सुखबीर इन बादल, लोगों को, नहीं नहीं, इन मजीठिया। लोगों को, हाँ, नहीं, इन लोगों को क्या है, केजरीवाल जैसे लोगों को, इन लोग ये जिनसे माफी मांगी ना, उनसे क्या है, माफ कर देंगे, एक ही शर्त है, एक जूता मारूंगा सबके सामने ऑन कैमरा। हम्म। दोबारा आरोप करके नहीं सर, डरेगा। सर ये क्या है ना कि मैं शायद हमारी वी हैव, आपने जो बात कहा वो बिल्कुल क्लियरली है कि जो और ठीक है, इस पे एक सवाल उठ सकता है, उस पे मैं आपसे अलग नहीं, से बात करना चाहूंगा। और एक बात बताता हूँ। देखिए, ये तो बात उन लाभार्थियों के लिए डायरेक्ट है कि नहीं तो उनको एड़ियां रगड़नी पड़ेगी, वो ये भी समझ, तो वो भी ये बात समझते हैं। लेकिन इसके अलावा और कई सारे विकास के काम है। एक सिंपल बात है, मोदी जी का राइज कैसे हुआ? उन्होंने अपने राज्य में जो काम किया, इस मुद्दे को समझिए, उन्होंने अपने राज्य में जो काम किया, उस काम को लेकर उनके राज्य में, दूसरे राज्यों में बेरोजगारी से त्रस्त लोग जो आते थे, उन्होंने जाकर अपने राज्य में, नोटेबली उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां 10% और फिर 10% और अपहरण यही उद्योग थे पनपते हुए, उन लोगों ने अपने राज्यों में वापस जाके वहां पे बताया कि भाई वहां नरेंद्र मोदी ऐसा ऐसा आदमी है। तो जब मोदी जी ने कैंडिडेचर अनाउंस किया, नहीं तो उसके पहले 2014 के पहले या 2013 के पहले कहीं मोदी जी प्रचार के लिए निकलते थे क्या? मोदी जी का प्रचार तो उनके राज्य में काम करने वाले लोगों ने अपने अपने राज्य में किया। तो जब ये आदमी उतरा मैदान में तो लोगों की अपेक्षाएं जागी कि भाई हमारे, मतलब देश में, मतलब हमारे भी राज्य में ये आदमी खुशहाली लाएगा। इस ट्रू। उम्मीद में उनको इस उम्मीद में उनको वोट मिले। मेरा कहना हम्म। इतना ही है। देखिए, भाजपा के राज्य में भी कांग्रेस के पास कई राज्य है। भाजपा से हम्म। बेहतर काम करने के लिए कांग्रेस इसी तरह से योजनाएं ला सकती थी। हम्म। एक भी कांग्रेस राज्य ने यह काम नहीं किया, उल्टा उन्होंने देश पर बोझ कितना बढ़े
इसी बात पर जोर दिया है। अपने कर्नाटक शासित में भी सबसे हाँ, रिसेंट नहीं एग्जांपल कर्नाटक हाँ, है, हाँ, राजस्थान हाँ, है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, इवन कम्युनिस्ट पंजाब था। केरल है, हाँ, केरल ने अपने हाँ, आप को दिवालिया घोषित कर दिया, तो पंजाब आम आदमी पार्टी कि भैया तो 1 लाख करोड़ दीजिए, टीएमसी तो टीएमसी ये हाँ, सब तो ये सब लोगों को देखिए अपने राज्य को बेहतर कर सकते थे हुँ, और इसमें देश का ही फायदा होता, लोग देशवासियों का ही फायदा होता। हर किसी ने अपने राज्य को दिवालिया बनाया है। ट्रू, तो यहाँ मैं आपको और एक टॉपिक देता हूँ कि जो कहते हैं ना राज्य राज्य की स्थानिक और देश की सार्वत्रिक समस्याएं अलग-अलग होती है। इसलिए लोग देश में भाजपा को देते हैं और राज्य में दूसरा लोकल पक्ष देते हैं। इससे बढ़िया चूर्ण नहीं है। मूर्ख बनाने का बड़ा चूर्ण है ये। क्योंकि राज्य भी देश प्रदेश भी देश में होता है, देश से बाहर नहीं होता। और प्रदेश का कर्ज जो होता है वो देश को चुकाना पड़ता है। एग्ज़ैक्टली। इसलिए हाँ, तो आई थिंक इसलिए वी हैव अ विकास लॉट ऑफ टॉपिक्स टू कवर सर, ठीक है। मतलब आज इसको के लिए जो ये सबसे मेन मुद्दा बात हाँ, है, हाँ, ये मुद्दा आज के लिए सबसे मेन आज बात का है कि इतना ही है कि भाई जो अभी जो नैरेटिव्स लोग बढ़ा रहे हैं खुद को विद्वान दिखाने के लिए, ये चमकोगिरी थोड़ी बंद कर। और जो मेन फोकस है, जो आज दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आप युद्ध में हैं तो एक दुश्मन है और आप सतत संघर्ष में हैं, और जो एक्चुअली क्या है कि एटलीस्ट यह बात जिन लोगों का आप कह रहे हैं, जो लोग गुरु लोग हैं, सोशल मीडिया पे बात करते हैं, कर रहे हैं, जो भी अपनी आत्म परीक्षण, मंथन, समीक्षा के नाम पर जो हो रहा है, व्हाट अ वो कोइंसिडेंस, बेहतर आप झूठ जानते हैं बोल कि रहे हैं। दुश्मन कहाँ है। तो अपनी नहीं, नहीं, तोप का मुँह हाँ, जरा दूसरी तरफ घुमाइए, और नहीं अपनी राहुल अपनी गांधी, तोप का अखिलेश यादव, अपनी इन लोग के अपनी तोप का कुकृत्यों की कोई अपनी कमी नहीं है। जी, अपनी तोप का मुँह कहाँ रखना है वो ज़रा समझिए। वो ज़रा ट्रू, समझिए कि कहाँ रखना है। जी। ये नहीं ठीक समझते है लोग। सर। जी, जी। चलिए ऑन ठीक है। दिस नोट क्या ऑन दिस नोट आई थिंक ये आज हमारी चर्चा का समापन रहा, और मैं दर्शकों से भी उम्मीद करूँगा कि हम लोग अब रियली, बिकॉज़ मोदी जी हैं सत्ता में, तो अ लॉट ऑफ वर्क इज़ टू बी डन, एंड हम लोग भी अपना फ़ोकस करें कि जो ज़रूरी विषय, जो ज़रूरी हुँ, बातें, उन पर ज़्यादा बात हो, देश की धारा बदलने पर बात हो। अ, जो हम लोग 70 साल से कांग्रेसी वामपंथी कुचक्र में फँसे रहे हैं, उससे बाहर निकलने का प्रयास हो, हुँ। इंस्टेड ऑफ बिकरिंग जो हो रही है। तो थैंक यू आनंद जी, आपने हम लोग के लिए नहीं एक एक बहुत सही फाइनल बात विषय पर। करता हूँ। एक सर, फाइनल बात करता हूँ। विल एंड एट दिस ओके। जी, ये जो बिकरिंग है ना ये पूरी मोदी फोकस मोदी सेंटर्ड बिकरिंग है। जो आलोचना हो रही है वो मोदी जी को केंद्र में रखकर हो रही है। हुँ, इस बात को समझिए कि भाजपा रूल डज नॉट एंड विथ मोदी और द रूल कैन नॉट एंड विथ मोदी, शुड नॉट एंड विथ मोदी। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मोदी rule will end in 2029, but not हुँ, Bhajapa rule. ऑफ कोर्स, Congress rule should not come back in 2029. या वो लेंडी गठबंधन वो भारत में वापस नहीं आना चाहिए, सत्ता में वापस नहीं आना जी, चाहिए। हमें इस बात का ख्याल जी, रखना चाहिए। तो इस बात को बिल्कुल ख्याल सही रख बात है के सर। लोग अपने हाँ, इस बात का ख्याल रख के लोग अपनी फोकसिंग करें। कीप मोदी जी, आउट ऑफ द फोकस। ये मत करिए कि भाई हुँ, मोदी जाएंगे अभी, उसके बाद हुँ, क्या? आप तो जिंदा रहेंगे ना। सही, हुँ, तो पीढ़ियाँ आगे की ज़िंदा रहेंगी, उनके लिए। हाँ, तो फिर जी, उसके लिए सोचिए। बिल्कुल चलिए सही बात। ठीक है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अस टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप अपनी पीढ़ियों के लिए स्वयं अपने मेहनत से जो कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। एक विरासत दे रहे हैं, इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाकर दे रहे हैं, उनको अच्छी पढ़ाई-लिखाई दे रहे हैं। पर एक राजनैतिक समाज भी जिसकी आवश्यकता है, वह भी कार्य हमारा है। पीढ़ियों के लिए एक अच्छा राजनीतिक माहौल भी भविष्य में होना चाहिए, तो उसका भी कार्य ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आनंद सर, और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। बड़ी ज़रूरी बात आज की है आनंद सर ने, तो उसको दूर तक ले जाने की आवश्यकता है। इसलिए रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, ताकि हम भी लाभान्वित हों आपके विचारों से। थैंक यू सो मच। नमस्कार आनंद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।